हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आर्य सप्त सैंधव इलाके से थे, यह कथन किसका है? दयाराम साहनी, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मूलर, अविनाश चंद्र। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र का कथन था कि आर्य सप्त सैंधव इलाके से थे। वहीं बात की जाए दयाराम साहनी की, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य आर्कटिक से आए हैं, आर्कटिक से आए हैं। वहीं मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिली होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारक था तथा कृषि उनका गौण व्यवसाय था। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदित थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या दोनों गलत है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही कथन सही है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारक था तथा कृषि उनका गौण व्यवसाय था, और आर्यों की प्राचीन संस्था विदित थी। वहीं आपको बता दें फ्रेंड्स कि आर्यों में दो प्रकार की संस्थाएं थी, विदित और दूसरी समिति। दूसरी संस्था का नाम था समिति, और ये दोनों ही ऐसी संस्थाएं थी जिनमें स्त्रियों ने भी भाग लिया था, जिनमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्य, छांदोग्य, कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है, उसका उल्लेख मिलता है। वहीं अगर बात की जाए बृहदारण्य की, तो बृहदारण्य में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिला है। बृहदारण्य में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिला है। कठोपनिषद, कठोपनिषद से नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। वहीं बात की जाए मुंडकोपनिषद से, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संबंध किस काल से है? शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल या मौर्योत्तर काल। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग काल। मनुस्मृति का संबंध शुंग काल से है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मनुस्मृति सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन है। वहीं बात की जाए मौर्य काल की, तो मौर्य काल किससे संबंधित है? मौर्य काल विष्णु पुराण से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य काल से संबंधित है। और गुप्त काल में वायु पुराण से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल रामायण किसकी रचना है? बाल रामायण किसकी रचना है? दंडी, भवभूति, राजशेखर या भारवी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, राजशेखर। बाल रामायण राजशेखर की एक रचना है। वहीं बात की जाए राजशेखर, तो राजशेखर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। किसके? महेंद्र पाल प्रथम, जो कि प्रतिहार नरेश थे, उनके दरबार में रहते थे। बात की जाए दंडी की, तो दंडी की एक महत्वपूर्ण रचना है काव्यादर्श, काव्यादर्श। वहीं बात की जाए भवभूति की, तो भवभूति की एक महत्वपूर्ण रचना है मालती माधव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालती माधव। वहीं बात की जाए भारवी की, तो भारवी की एक महत्वपूर्ण कृति है कीरातार्जुनीयम, कीरातार्जुनीयम। ये सभी की सभी किसी न किसी कुछ पेपर में जरूर पूछी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही कथन सत्य है। ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। बात की जाए ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और यह एक चीनी यात्री था जिसने भारत में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त की, और लगभग 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। उस समय वहाँ के जो कुलपति थे वह शीलभद्र थे। उस समय वहाँ के जो कुलपति थे वह शीलभद्र थे।
वहीं बात की जाए ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है CU की। क्या है? CU की, इनकी फेमस पुस्तक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु, बिंदुसार। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। बिंदुसार जो कि हर्यकवंश से संबंधित है, उनके समय में डायमेकस आया था। वहीं बात की चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है। अशोक का संबंध भी मौर्य वंश से है और कलिंग युद्ध का जो संबंध है वह अशोक से ही है। वहीं बात की जाए अजातशत्रु, तो अजातशत्रु भी हर्यक वंश से संबंधित है और इनका दूसरा नाम कुणिक है। इनका दूसरा नाम कुणिक भी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अरबी लेखक ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है? निम्नलिखित में से किस अरबी लेखक ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है? सुलेमान, अल-बरूनी, अल-मसूदी, अबुल फजल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सुलेमान। सुलेमान जो कि एक अरबी लेखक है, इन्होंने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है। बात की जाए सुलेमान की, तो सुलेमान प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के दरबार में रहते थे। किसके? मिहिर भोज के दरबार में रहते थे, जो कि एक प्रतिहार नरेश थे। बात करें अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। और वहीं बात की जाए अल-मसूदी, तो अल-मसूदी भी एक अरबी लेखक थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हड़प्पाकालीन स्थल मुंडीगाग सुरतोगोई का संबंध कहाँ से है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। हड़प्पा काल में दो स्थल ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, मुंडीकाग और सुरतेगोई। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत में लगभग 1500 से भी अधिक हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। 1500 से भी अधिक हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में 200 से भी अधिक, गुजरात में 200 से भी अधिक हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त किए हैं। सबसे बड़े हड़प्पा स्थल की बात की जाए तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धोलावीरा है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धोलावीरा है। और उसके बाद दूसरा राखीगढ़ी है। उसके बाद दूसरा राखीगढ़ी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अरबी लेखक कच्ची ईंटों के बने घर प्राप्त हुए हैं? कच्ची ईंटों के बने घर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, चाहुंदाड़ो, बनवाली, राखीगढ़ी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। कालीबंगा से कच्ची ईंटों के बने घर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटें भी मिली है। अलंकृत ईंटें जो कि सजी धजी होती थी उस समय, अलंकृत ईंटें मिले हैं। और कालीबंगा से ही घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें चाहुंदाड़ो की, तो चाहुंदाड़ो से वृक्काकार ईंट मिली है। वृक्काकार गोल प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। बात करें बनवाली, बनवाली हरियाणा में स्थित एक स्थल है। बनवाली हरियाणा में स्थित एक स्थल है जो कि भोगवा नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हड़प्पाकालीन भारतीय स्थलों में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।